हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी एक्सप्रेस में। और आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। और ये अफ्रीका महाद्वीप पर हमारा दूसरा वीडियो है। पार्ट 1 को मैं पहले ही बना चुका हूं और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर के पहले इस अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 1 देखें और इसके बाद ये पार्ट 2 देखें। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने अफ्रीका महाद्वीप का जो भूगर्भिक इतिहास है उसकी चर्चा की है। इसकी कैसे उत्पत्ति हुई, किस तरह से ये महाद्वीप पैंजिया से अलग हुआ और गोंडवाना लैंड का भाग कहलाया, और इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, इस पे कर्क रेखाएं, मकर रेखाएं, भूमध्य रेखा है, कैसे कहाँ गुजरती है, और इसके आसपास के जो सागर हैं, खाड़ियाँ हैं। और इस पूरे महाद्वीप को हमने कुल 6 रीजन में, 6 प्रदेशों में बांटा था। और 6 प्रदेश किस किस देश में पड़ते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में, वो सारी बाउंड्री हमने बता रखी है। आप पहले वाले वीडियो को देखें ताकि ये दूसरा वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। और पहले वाली वीडियो में हमने जो 6 रीजन बांटा था उसमें से एक रीजन की चर्चा हमने कर दी है, और वो है सहारा अफ्रीका। सहारा अफ्रीका का क्षेत्र मैंने आपको बताया था कि इसका क्षेत्र ये वेस्टर्न सहारा से लेकर के मोरक्को, लीबिया, इजिप्ट और ये साउथ सूडान से होते हुए ये पूरा हमारा सहारा अफ्रीका का क्षेत्र पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद हमारा दूसरा रीजन है साहेल प्रदेश यानी उप सहारा का क्षेत्र। उप सहारा का क्षेत्र कहाँ से कहाँ पड़ता है? मॉरिटानिया से लेते हुए माली और बुर्किना फासो से होते हुए नाइजीरिया, और ये चाड का क्षेत्र पूरा हमारा पड़ता है साहेल प्रदेश में यानी उप सहारा का प्रदेश। और इसी के अंतर्गत हमारा आता है केप वर्डे, ये द्वीप समूह है, एक आर्कीपिलेगो है। तो इसकी चर्चा करेंगे हम। तो हमने पहले वाले भाग की चर्चा कर दी है, अब इसके बाद दूसरे वाले रीजन की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए अपने आते हैं हम दूसरे रीजन पे, साहेल प्रदेश पे। और ये साहेल प्रदेश का बाउंड्री मैं पहले बना देता हूँ। तो दोस्तों, हमने साहेल प्रदेश को यहाँ चिन्हित कर लिया है। अब इसके बाद इसकी विशेषताओं को शुरू करते हैं। तो साहेल नाम इसका कैसे पड़ा? तो साहेल का शाब्दिक अर्थ होता है किनारा। और ये किनारा क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो हमारा सहारा मरुस्थल है, ये सहारा मरुस्थल का किनारे का भाग है। और अरबी भाषा में किनारा शब्द जो है उसको हम साहेल बोलते हैं। इसलिए यहाँ जो अरबी बोलने वाले लोग हैं इस क्षेत्र को साहेल का क्षेत्र बोलते हैं, यानी सहारा मरुस्थल के किनारे का क्षेत्र बोलते हैं। और ये पूरा रीजन दोस्तों ये शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का क्षेत्र है। और यहाँ पे जो उद्योग धंधे हैं तो यहाँ पे कोई उद्योग धंधा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो खनिज संसाधन का अभाव है, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, या फिर जो लौह अयस्क हुए, ये सब नहीं पाए जाते हैं। ये संसाधनों के अभाव के कारण यहाँ पे औद्योगिकरण या फिर जो हमारा नगरीकरण हो, किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हो पाया है। ये अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। और इसके बाद यहाँ पे जो अगर यहाँ के लोगों की निर्भरता किस पे है, तो भेड़ बकरी पालन पे या फिर ऊँट पालन पे निर्भर करते हैं ये लोग। यहाँ पे पशु चारण किया जाता है। और क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सवाना घास का मैदान है इसी बेल्ट में पड़ता है, और सवाना घास का मैदान वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो बालुका स्तूप होते हैं, जैसे बालुका स्तूप का आकार इस तरह होता है, ये रेगिस्तानों में पाए जाते हैं और ये पवन के अफवाह द्वारा बनते हैं। तो बालुका स्तूपों का तेज़ी से विस्तार होने के कारण यहाँ की जो भूमि है उसका मरुभूमिकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हो रही है, और सवाना घास के जो मैदान है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। हालांकि ये बहुत विस्तृत क्षेत्र है, इसको समाप्त होने में समय लगेगा, लेकिन ये प्रक्रिया अभी जारी हो चुकी है। और जो हमारा ये साहिल प्रदेश है, कैसा क्षेत्र है? इकोटोन क्षेत्र है। इकोटोन का मतलब संक्रमण क्षेत्र है। कहने का मतलब ये है कि जो सहारा प्रदेश की मरुद्भिद वनस्पति है और सवाना का जो घास का मैदान है, ये दोनों प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ इसमें पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम इकोटोन का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे सबसे शेर, हाथी, जंगली सांड, चीता, जिराफ, ये सभी इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये हमारा सवाना घास का मैदान है। इसके अलावा इस क्षेत्र में तेज़ी से जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, इसके कारण यहाँ पे जो प्राकृतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और यहाँ पे जो वन्य जीव है हमारा बहुत ही संकट में है। इसके अलावा यहाँ देखिए बड़े बड़े बालुका स्तूप चारों तरफ फैले हुए हैं, और ये साहेल उप सहारा का प्रदेश है। और ये छोटी छोटी जो गोली पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, इसको बोलते हैं इंसेलबर्ग। ये पवन के अपरदनात्मक क्रिया द्वारा बनती हैं। और आपकी नज़र जिधर भी जाएगी यहाँ पे चारों तरफ विशाल क्षेत्र में दूर दूर तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। और बाकी थोड़े बहुत जो हमारा नाइजर नदी का क्षेत्र है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो नाइजर नदी हमारी है, ये नाइजर नदी का क्षेत्र वाले बेल्ट में, जैसे माली का क्षेत्र हुआ, ये नाइजर देश का ये वाला क्षेत्र हुआ, इस वाले क्षेत्र में जो इसके आसपास की घाटियां हैं, इस वाले क्षेत्र में कृषि वगैरह होती है। जैसे यहाँ की अगर कृषि की बात की जाए तो इन क्षेत्रों में जैसे कि हमारा मूंगफली है, कपास है, मोटे अनाज जैसे मक्का है, इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं।
तो आइए हम सीधे सीधे चलते हैं मॉरिटानिया में। मॉरिटानिया की विशेषता देख लेते हैं। मॉरिटानिया क्या है दोस्तों कि यहाँ की जनसंख्या लगभग 50 लाख के आसपास पड़ेगी और ये लगभग 50% यहाँ की जब पूरा क्षेत्रफल है 50% ये मरुस्थल ही मरुस्थल है। ये चरवाहों का देश कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे गेहूँ, मक्का और खजूर के उत्पादन अधिक होते हैं। और जो ये हमारा सागर तट है ये अटलांटिक है। यहाँ पे ये लोग मछली पकड़ लेते हैं यहाँ से और मछली पकड़ करके इसका थोड़ा बहुत उद्योग यहाँ पे विकसित है। इसके अलावा अगर लोहे की और तांबे की 2 खाने यहाँ पे प्रसिद्ध है और इसका जो निर्यात है विदेशों में कर दिया जाता है इसके बंदरगाह से। इसके अलावा तो दोस्तों इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है। इसकी राजधानी को आप देख लीजिए क्योंकि इन देशों की राजधानी आपको मिलान करने के लिए दी जा सकती है। तो इसकी राजधानी मॉरिटानिया की है नौकाचोट, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा माली आता है, तो माली की भी राजधानी पहले देख लीजिए क्योंकि इसमें जितने देश पड़ते हैं उसकी पहले राजधानी भी देख लीजिए। माली है, माली की राजधानी बमाको है। और बमाको किस नदी पे पड़ता है तो ये पड़ता है नाइजर नदी पे, ठीक है, नाइजर नदी पे। और नाइजर नदी के बारे में जब नाइजर नदी यहाँ आ गई है तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। नाइजर नदी हमारी जो है ये सियरा लियोन से निकलते हुए हमारी माली में जाती है, माली से होते हुए नाइजर और नाइजर से नाइजीरिया में, और नाइजीरिया में इसका डेल्टा है और ये यहाँ से सीधे अटलांटिक महासागर में गिर जाती है गल्फ ऑफ गिनिया, गल्फ ऑफ गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। पहले उत्तर दिशा में बहती है फिर इसके बाद ये दक्षिण दिशा में चली जाती है। तो इस पे 2 राजधानियाँ पड़ती हैं, एक बमाको पड़ती है और नाइजर की राजधानी नियामे पड़ती है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम माली की बात करें तो माली कैसा क्षेत्र है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है और यहाँ पे मक्का है, ज्वार है, मूंगफली है, कपास है, इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। और रही बात नाइजर की, तो नाइजर की राजधानी मैंने बता दी नियामे है। और इसमें एक खास बात है कि ये यहाँ की जो जनसंख्या है 20 वर्ष में लगभग 2 गुनी हो चुकी है। कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा देश है जहाँ पे जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। और खनिज संसाधनों का इस क्षेत्र में बिल्कुल अभाव है। और बात कर ली जाए इसके बाद हमारी केप वर्डे की, तो केप वर्डे एक द्वीप है, आर्किपिलैगो है, यानी ये हमारा ज्वालामुखी द्वीप है। और इस पे इसकी राजधानी क्या है पहले देख लीजिए, प्राया है। और ये कुल 15 द्वीपों का समूह है और इस पर भी कुछ जनसंख्या रहती है। इसके मैं फिजिकल मैप में जब चलूँगा तो आपको वहाँ दिखा दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इस क्षेत्र में इतना तो पूरा हो गया। फिर इसके बाद आइए चलते हैं सीधे हम चाड में। और चाड देश जो है यहाँ पे आप चाड झील देख सकते हैं और चाड झील के ही नाम से इस देश का नाम चाड पड़ा है, ठीक है दोस्तों। चाड में और कुछ खास चीज़ें नहीं हैं क्योंकि यहाँ भी अभी क्षेत्र पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है और यहाँ भी संसाधनों का अभाव है। ये जो झील का किनारा है, ये जो मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ, ये जो पूरा झील का किनारा है इसी वाले क्षेत्र में कृषि होती है। और कृषि जैसे कि यहाँ पे मक्का है, ज्वार है, मूंगफली है, कपास है, इस तरह की कृषि यहाँ पे होती है। और चाड कैसी झील है, मीठे पानी की झील है और फिलहाल ये मरुस्थलीकरण तेज़ी से बढ़ने के कारण अब ये धीरे धीरे सूख रही है। और चाड झील चाड देश और कैमरून देश के बॉर्डर पे है। ये देखिए आप यहाँ पे, ये कैमरून का बॉर्डर रेड वाला और इसके बाद ये हमारा चाड है। तो ये हमारा साहिल प्रदेश पूरा फिनिश हुआ। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे प्रदेश पे और हमारा तीसरा प्रदेश है गिनी प्रदेश। गिनी प्रदेश को मैं पहले चिन्हित कर लेता हूँ इसकी बाउंड्री। तो गिनी प्रदेश दोस्तों सेनेगल से होते हुए ये पूरा क्षेत्र लेते हुए हमारा ये कैमरून होते हुए, फिर इसके बाद जो हमारा बिस्वती गिनी है और कैमरून से होते हुए नाइजीरिया, बुर्किना फासो तो हमारा साहिल प्रदेश में पड़ जाता है। तो बेनिन, टोंगो, घाना, कोस्टा डिवाइवरी और गिनिया तक ये पूरा क्षेत्र हमारा है। किस में आता है तो ये आता है हमारा गिनी प्रदेश में। और गिनी प्रदेश की चलिए विशेषताओं को देख लेते हैं। तो दोस्तों गिनी प्रदेश के अगर भूगर्भिक इतिहास की बात करें तो ये अंतर्भेदीय मैग्मा के कारण यहाँ पे एक सील्ड बना हुआ है जो ग्रेनाइट की कठोर चट्टानों से बना हुआ है। और जहाँ पे सील्ड होता है वहाँ पे समझ लीजिए खनिज संसाधनों का भंडार ही होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो ये पूरा क्षेत्र है ये कभी फ्रांस का या फिर फ्रेंच उपनिवेश था। यहाँ सबसे उच्च गुणवत्ता का लोहा मिलता था, परंतु फ्रेंच उपनिवेश काल में सभी लौह अयस्क का पूर्ण रूप से क्या कर लिया गया, यहाँ से खनन कर लिया गया। तो जितना भी लोहा था, कोयला था, ये फ्रेंच उपनिवेश लोग खोद करके इसको अपने देशों में निर्यात कर दिए। और यही कारण है कि ये जो पूरा क्षेत्र हमारा है ये जीरो मिनरल बेल्ट के नाम से घोषित हो गया है। तो इसको क्या बोलते हैं, जीरो मिनरल बेल्ट। कौन सा बेल्ट है तो ये गिनी का ही बेल्ट है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे खनिज संसाधन अभी भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गायब ही हो गया है। सबसे अधिक मात्रा में यहाँ से लोहा और कोयला को निकाला जा चुका है। बाकी तांबा, टिन, सीसा और इस तरह के जो मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम, ये सब मिनरल्स अभी भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे अफ्रीका महाद्वीप में लोहे और कोयले का पूरा, अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए, ये
पूरा अफ्रीका महाद्वीप में, तो लोहा और कोयला जो है इसका सर्वथा से अभाव रहा है। अतः अफ्रीका महाद्वीप में लौह इस्पात उद्योग का विकास नहीं हो पाया है। अतः आर्थिक दृष्टिकोण से एवं औद्योगिक दृष्टिकोण से अफ्रीका अत्यंत क्या है, पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका में मूलतः क्या है कि जो यहाँ की जो आर्थिक क्रियाएँ हैं या फिर ये लोग उद्योग धंधे कैसे करते हैं, तो यहाँ की मूलतः प्राथमिक आर्थिक क्रियाएँ हैं, जैसे कि कृषि करते हैं ये लोग, पशुपालन करते हैं, उत्खनन करते हैं। अतः यहाँ पे जो नगरीकरण का भी अभाव है, जायज़ सी बात है, और नगरीकरण का अभाव होगा तो हमारी यहाँ साक्षरता दर भी न्यूनतम होगी, यहाँ गरीबी होगी। और यहाँ की कृषि कैसी है, जनजातीय कृषि प्रणालियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जनसंख्या क्या है, जनजातीय जनसंख्या है। और जो यहाँ की कृषि कैसी होती है, निर्वहनीय कृषि होती है, यानी अपने खाने पीने के लिए लोग केवल उगाते हैं, विस्तृत कृषि नहीं होती है, ना ही उसको बेचने के लिए होती है। अगर इस पूरे क्षेत्र में, अगर पूरे अफ्रीका की ही बात की जाए तो यहाँ की मुख्य फसल क्या है, मक्का है। दूसरी फसल में कहा जाए तो जड़ कृषि, जैसे कि कसावा लोग खाते हैं यहाँ पे, और एक यम नाम की फसल होती है, यम, उसको लोग खाते हैं। इसके अलावा अगर रोपण कृषि भी यहाँ चलती है, जैसे कहवा है, चाय है और कोको है, कहीं कहीं मसाला भी उगाया जाता है। तो इस तरह का ये पूरा अफ्रीका का हमारा ये पूरा ओवरव्यू रहा। तो आइए दोस्तों, अब गिनी प्रदेश की जलवायु की बात कर ली जाए। तो पहले मैं इस गिनी प्रदेश को पूरा चिन्हित कर लेता हूँ। ये हमारा रहा गिनी प्रदेश। और गिनी प्रदेश की जलवायु की बात की जाए तो ये पूरा क्षेत्र कैसा है, या फिर यहाँ पे जो सवाना घास का मैदान पाया जाता है, पहली बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, तो यहाँ की जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु है। और भूमध्य रेखीय जलवायु होने के कारण यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 250 सेंटीमीटर होती है। परंतु जो घाना का क्षेत्र है यहाँ पे, ये हमारा सवाना जलवायु का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे वर्षा कम होती है। और बाकी क्षेत्रों में वर्षा लगभग ठीक ठाक है, 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। वर्ष भर वर्षा होती है और दोपहर के बाद रोज़ वर्षा होती है। और इसके बाद इसका तापमान 18 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच वेरी करता है। जैसे कि ठंडी का न्यूनतम तापमान 18 से नीचे नहीं जाता है, और गर्मी का अधिकतम तापमान 27 से लेकर 30 के बीच रहता है। और यहाँ की मिट्टी की बात की जाए दोस्तों, इस पूरे क्षेत्र की मिट्टी की, तो मिट्टी कैसी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है। और इसके बाद आइए दोस्तों, जो इसमें मुख्य देश हैं उसकी राजधानियाँ देख लेते हैं, क्योंकि राजधानियों को ये कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है। तो जो प्रमुख देश हैं उनकी राजधानियों को देख लेते हैं। जैसे हमारा घाना है, तो घाना की राजधानी अक्रा है, इसको जरूर पूछता है। इसके बाद दोस्तों हमारी बुर्किना फासो है, तो बुर्किना फासो की राजधानी क्या है, औगादुंगू है। इसके बाद नाइजीरिया पड़ता है, तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अजूबा है। बेनिन का राजधानी हमारी पोर्टो नोवा है। और इसके बाद हमारा टोंगो पड़ता है, तो टोंगो की राजधानी क्या है, लोमे है। और इसके बाद सियरा लियोन ध्यान दीजिए, सियरा लियोन की राजधानी कहाँ है, फ्री टाउन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसके बाद एक देश, इसको याद रखिए, सेनेगल की राजधानी डकार। गैम्बिया की राजधानी क्या है, बांजुल, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हमारा कोस्ट डिजाविरी बता दिया, इसकी राजधानी क्या थी, प्राया थी। और एक देश हमारा ये छूट रहा है, कैमरून की राजधानी क्या है दोस्तों, याउंडे। इसके बाद दोस्तों हमारा ये छोटा सा देश जो है, ये इक्वेटोरियल गिनी है। ये छोटा सा देश इक्वेटोरियल गिनी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके फिजिकल मैप पे चलते हैं हम। तो दोस्तों ये रहा हमारा फिजिकल मैप, और ये है गिनी प्रदेश का फिजिकल मैप। पहले हम सभी नदियों को देख लेते हैं। ये हमारी सेनेगल नदी है, इधर मॉरिटानिया है और इधर सेनेगल है। इन दोनों की सीमा रेखा बनाती है सेनेगल नदी। इसके बाद देखिए ये गैम्बिया नदी है, और इसके बाद नाइजर नदी जो सियरा लियोन से निकलते हुए जा रही थी, और ये अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी नदी थी, और इसका डेल्टा गिनी की खाड़ी में है। एक पॉइंट और दोस्तों, जो नाइजर नदी है, नाइजर नदी को पाम तेल की नदी भी कहते हैं। एक यहाँ पे बोल्टा नदी है, और यहाँ पे बोल्टा झील है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है। बोल्टा झील कहाँ है, ये घाना में पड़ती है। इसके बाद हम एक पठार की चर्चा कर देते हैं। इसमें हालांकि दिया तो नहीं हुआ है, लेकिन इसका क्षेत्र ये है, नाइजीरिया में पड़ता है, इस वाले बेल्ट में। और इस पठार का नाम है जोस का पठार। जोस का पठार दोस्तों नाइजीरिया के उत्तर में पड़ता है, और ये अलौह धात्विक खनिज का भंडार है। और यहाँ पे जैसे कि कापर, जिंक, सीसा, चांदी, मैग्नीज, ये सब चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा जो दोस्तों नाइजर नदी की बेसिन है हमारी, इसमें क्या पेट्रोलियम सबसे अधिक पाया जाता है। जो नाइजर देश है हमारा नाइजीरिया, इसमें पेट्रोलियम, नाइजीरिया का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, इसमें पेट्रोलियम का भी सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, और प्राकृतिक गैस का भी यहाँ से उत्पादन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो गिनी प्रदेश है उसका आप जो कोस्ट देख रहे हैं, इसको कुछ उपनामों से जाना जाता है। इसको आप देख लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है। तो जैसे ग्रेन कोस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ग्रेन कोस्ट है, ये देखिए ग्रेन कोस्ट है हमारा सियरा लियोन वाला क्षेत्र जो है। और कोस्ट डी आइवरी, ये आइवरी कोस्ट है, आइवरी जो कोस्ट डी आइवरी का दक्षिणी किनारा है। ये गोल्ड कोस्ट है, गोल्ड कोस्ट घाना जो पड़ता है उस क्षेत्र में है। और स्लेव कोस्ट है जो नाइजर है, और इधर का कैमरून वाला बेल्ट या नाइजीरिया में ही पूरा पड़ेगा। ये नाइजीरिया हुआ, टोंगो हुआ, बेनिन हुआ, ये क्षेत्र है स्लेव कोस्ट।
तो स्लेव कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट और ग्रेन कोस्ट आप याद रखिएगा इसको, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये बेनी बाइट आपने सुना होगा, तो बेनी बाइट ये जो जैसे यहाँ पे कटा हुआ भाग दिख रहा है इसको हम बेनी बाइट बोलते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये पूरा जो हमारा गल्फ़ है, खाड़ी है, किसकी है? गल्फ़ ऑफ गिनिया यानी गिनी की खाड़ी है। तो इसके बाद दोस्तों ये जो दोनों क्षेत्र की चर्चा की है इसको हम सैटेलाइट मैप से देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा अफ्रीका का मैप। ये अफ्रीका के प्रदेश में चर्चा की थी हमने उप सहारा प्रदेश की, और उप सहारा प्रदेश में जैसे देखिए मॉरिटानिया है, माली है, इधर नाइजर है। इस वाले क्षेत्रों को आप ध्यान से देखिए तो ये पूरा बंजर वीरान रेगिस्तानी क्षेत्र दिख रहा है। ऐसे ही मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा तब भी देखिएगा, कहीं भी कोई जनसंख्या नहीं दिखेगी, कहीं कोई रहने वाला। देखिए सब कुछ एरिया पूरा खाली है, इस तरह का कहीं भी कोई मानव समुदाय जल्दी दिखेगा नहीं। जो इसकी नदियां हैं इन क्षेत्रों में बहने वाली, उसी के किनारे ये नदी घाटियों में लोग कुछ मिल जाएंगे आपको। इसके बाद दोस्तों एक केप वर्डे द्वीप था, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। जैसे यहाँ की राजधानी देखिए प्राया है, तो प्राया को जूम करेंगे तो देखिए यहाँ भी लोग रहने वाले हैं। जहाँ भी मानव समुदाय के लिए अनुकूल दशाएँ हैं वहाँ हर जगह मानव अपना वास स्थान ढूँढ लिया है। और ये रहा हमारा गिनी प्रदेश में ये घाना है। घाना में आपको बोल्टा झील दिखा देते हैं। बोल्टा झील घाना की सबसे बड़ी झील है। ये देखिए लैक बोल्टा लिखा गया है यहाँ पे। तो लैक बोल्टा ये बहुत बड़ी झील है, बहुत लंबी झील है, ये फैली हुई है। इधर देखिए कितनी दूर तक फैली हुई है, ये बोल्टा झील है हमारी। तो इसके बाद आइए दोस्तों आपको लेक चाड दिखा देते हैं। चाड झील कहाँ है? तो ये हमारा देश चाड है और ये चाड झील है। इसको देखिएगा, मैं जूम करता हूँ। ये चाड झील देखिए, ये चाड झील का क्षेत्र है। ये चाड झील पहले इतनी बड़ी थी, आप ध्यान से देखिए इसको। ये चाड झील का पूरा एरिया था, लेकिन अब ये सूख करके इतना बची हुई है। बाकी ये सब जितना भी क्षेत्र है बस ये नम है, हरा भरा है, घास का मैदान है, ये सब क्षेत्र हैं। लेकिन जो जल है इसमें इतना ही बचा हुआ है। ये धीरे धीरे सूख रही है क्योंकि जो ये मरुस्थल है इसको धीरे धीरे अपने में समाहित कर रहा है। इसके बाद दोस्तों मैं नाइजर की राजधानी नियामे को दिखा देता हूँ। नियामे भी देख लीजिए क्योंकि ये नाइजर नदी के किनारे पड़ता है और इसका एक दर्शन कर लीजिए। ये देखिए नियामे है हमारा, ये नाइजर नदी बहते हुए आ रही है इधर से, और ये नाइजर की राजधानी नियामे है। इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। ये देखिए कितना सघन बसा क्षेत्र है। ये नाइजर नदी आपको दिख गई, इसके किनारे ये पूरा हमारा शहर बसा हुआ है। यहाँ के घरों की बनावट देख लीजिए कैसे है, हमारे भारत से तो लगभग बिल्कुल है क्योंकि इनका एक पैटर्न है। तो इसके बाद आइए दोस्तों हम अपने सेंट्रल अफ्रीका में चलते हैं और सेंट्रल अफ्रीका जो हमारा चौथा रीजन है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों जो मध्य अफ्रीका है यह मूलतः एक तस्तरी नुमा घाटी है जो दक्षिण में कटंगा के पठार से, पूर्व में इथोपिया के पठार से और इसके बाद उत्तर में जो हमारा है दारफुर का पठार है। इस बेसिन को कांगो जायरे नदी प्रवाहित करती है। ये कांगो जायरे नदी इस तरह से बहती है, इसको प्रवाहित करती है। और दोस्तों जो पूरा ये कांगो हमारा क्षेत्र है ये विश्वती वर्षा वन का क्षेत्र है और यहाँ पे जैसे कठोर तने के वृक्ष मिलते हैं। दोपहर को 4 बजे प्रतिदिन वर्षा होती है और तापमान 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यहाँ बहुत सघन वन पाए जाने के कारण ही इस क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। कभी कभी ऑप्शन में आपको अमेजन घाटी मिल जाएगी, तो अमेजन भी सही है, या फिर विषुवतरेखीय प्रदेश लिखा रहेगा तो कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन या फिर विषुवतरेखीय क्षेत्र पृथ्वी का फेफड़ा कहे जाते हैं। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, ये कितना कांगो बेसिन एकदम सघन जंगल है। आप इसको देखिए कितने गजब की खूबसूरती यहाँ पे दिखाई गई है। इसके अलावा यहाँ पे सीसी मक्खी पाई जाती है जो बहुत ही जानलेवा घातक होती है। इसके अलावा दोस्तों मध्य अफ्रीका के सघन जंगलों में हमारे गोरिल्ला बंदर भी पाए जाते हैं और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये गोरिल्ला बंदर्स हैं जिसको आप देख रहे हैं। ये वर्षा वन का सघन जंगल है जिसमें ये लोग रहते हैं। ये कांगो बेसिन ही है जहाँ पे ये अधिकतर पाए जाते हैं। ये पेड़ पौधों के फल फ्रूट पत्तियाँ वगैरह खाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कांगो बेसिन के जो सघन जंगल हैं, जो वर्षा वन हैं, इनको हम कार्बन सिंक जोन भी कहते हैं क्योंकि ये जो क्षेत्र है हमारा पूरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पौधे क्या करते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो अधिक मात्रा में अधिक सघन जंगल होने के कारण यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यहाँ पे सोख ली जाती है, इसलिए इसको कार्बन सिंक जोन भी कहते हैं। तो इसके बाद आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें कौन कौन से देश आते हैं और इसकी बाउंड्री को चिन्हित कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा पॉलिटिकल मैप और ये आया हमारा मध्य अफ्रीका। इसको मैं इसका बॉर्डर बना देता हूँ। तो जो हमारा मध्य अफ्रीका है गैबोन से होते हुए हमारा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से होते हुए हमारा साउथ सूडान, सूडान से इसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द कांगो से होते हुए पूरा हमारा जाम्बिया,
जाम्बिया से अंगोला, अंगोला होते हुए ये पूरा क्षेत्र हमारा सेंट्रल अफ्रीका में आता है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक से। सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक से शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक। यह फ्रांस का उपनिवेश था और फ्रांस से ये देश 1958 में यानी 1958 में स्वतंत्र हुआ। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है बुंगुई और ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से पूरा ढका हुआ क्षेत्र है। इसके बाद ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे अधिकतर लोग कपास, मूंगफली, चावल, गन्ना उगाते हैं और इस क्षेत्र में हमारा जो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। तो इस देश की ये विशेषता हो गई, इसमें कोई नदी वगैरह नहीं है। इसके बाद आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, क्योंकि प्रश्न जो जितने भी अगर सेंट्रल अफ्रीका से बनते हैं तो यही जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और इसी को मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा। इसको आप पूरा ध्यान से पढ़िए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसका पुराना नाम क्या था? जायरे था। ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया 1965 में, ये रख दिया गया कांगो, नहीं तो पहले इसको जायरे बोला जाता था। 1965 के बाद ये कांगो हो गया। इसके बाद इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है किनशासा दोस्तों, ये याद रखिए, किनशासा। और दोस्तों जो रिपब्लिक ऑफ द कांगो है ये इसी से टूट कर बना है। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो है और ये रिपब्लिक ऑफ द कांगो है। ये जो इसकी राजधानी है ब्राज़ाविले और किनशासा, ये दोनों एक ही नगर थे, लेकिन जब देश बट गया तो दोनों अलग अलग नगर बन गए। ये दोनों जुड़वा नगर कहलाते हैं या फिर ट्विन सिटीज़ को कह सकते हैं। तो इसके बाद ये जो क्षेत्र हमारा DRC का है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जब भी मैं बोलूँगा इसको तो DRC ही बोलूँगा या फिर जायरे बोल दूँगा, आप समझ जाइएगा। तो जो ये क्षेत्र है इसकी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। तो यहाँ की 70% जनसंख्या कैसी है? पूरी ग्रामीण क्षेत्र की है और यहाँ पे कृषि पे अधिक निर्भरता है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है? जैसे कि काफ़ी होता है, रबड़ होता है, गन्ना होता है, तंबाकू होता है और पाम ऑयल होता है। पाम मतलब ताड़ का वृक्ष, और कसावा होता है। इसके अलावा कपास आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। अगर यहाँ की जलवायु की बात करें तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में पड़ने के कारण यहाँ की जो जलवायु है उष्ण आर्द्र जलवायु है। यहाँ पर अति सघन वर्षा वन फैले हुए हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से ये सघन वन फैले हुए हैं चारों तरफ। और जो दोस्तों ये वाला हमारा क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में बहुत ही सघन वन फैले हुए हैं, बहुत ही सघन डेंस फॉरेस्ट हैं। और ये जो हमारा क्षेत्र है, ये सब जो है ये सवाना घास के मैदान का क्षेत्र है। जैसा कि आप को मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये पूरा जैसे जो आप दिख रहा है सवाना घास का मैदान है। कभी कभी इन सवाना घास के मैदानों में आग भी लग जाती है। तो इसी के कारण यहाँ जो पायरोफाइट्स पौधे पाए जाते हैं जो आग रोधी होते हैं, क्योंकि ये कई सालों से आग लगते लगते इन पौधों में आग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई है। तो ये पायरोफाइट्स पौधे होते हैं जो इस तरह से दिखते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों इस क्षेत्र में वन्य जीवों की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और जैव विविधता सर्वाधिक पाए जाने के कारण ही इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? विशाल चिड़ियाघर की उपमा दी जाती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर इसके खनिज क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो अब इसके लिए हम ले चलते हैं आपको सीधे इसके फिजिकल मैप पे, वहाँ बेहतर समझ में आएगा। तो दोस्तों ये रहा इसका फिजिकल मैप मध्य अफ्रीका का, और मध्य अफ्रीका को आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये कांगो नदी दिख रही है। कांगो नदी की चर्चा अभी करता हूँ। तो पहले इसकी खनिज संसाधनों की बात कर ली जाए इस क्षेत्र की, इससे सवाल परीक्षा में बहुत सारे बनते हैं। तो आइए यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा एक कटंगा का पठार, मैं दिखाता हूँ। ये नीचे यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो कांगो है, कांगो का जो DRC है उसका DRC का दक्षिणी किनारा है ये कटंगा का पठार। तो कटंगा के पठार में दोस्तों कोबाल्ट सबसे अधिक पाया जाता है। ये कोबाल्ट जो है दुनिया में सबसे अधिक यहाँ पे भंडार भी है और सबसे अधिक उत्पादन भी यही करता है हमारा DRC, और ये कटंगा के पठार पे पाया जाता है। कटंगा का पठार यहाँ पे बहुत सारे खनिज मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे एक लुम्बाशी शहर है, लुम्बाशी शहर, जिसे तांबा की राजधानी की उपमा दी जाती है, और यहाँ पे हीरे का भी भंडार पाया जाता है। यहाँ पे हीरे का भी खनन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये हीरे के पूरे अफ्रीका में हीरे के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है और विश्व में 5वां स्थान पे है। इसके अलावा एक क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पे, इस क्षेत्र में पड़ता है लगभग किलोमोंटो, सोने की खान के लिए बेहद प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो कटंगा का क्षेत्र है हमारा है, जो DRC का दक्षिण वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बॉक्साइट है, जस्ता है, सीसा है, चांदी है आदि जितने भी अलौह धातु या फिर लौह धातु खनिज हैं वो सभी पाए जाते हैं। इसके बाद आइए हम कांगो रिवर की चर्चा कर ले। तो दोस्तों आपको जो ये
कांगो नदी दिख रही है, ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ये इसका डेल्टा क्षेत्र यहाँ पे है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 4700 यानी 4700 किलोमीटर के आसपास है। इसकी एक विशेषता और है दोस्तों, यह नदी अपवाह के दृष्टिकोण से अमेजन नदी के बाद विश्व की दूसरे सबसे बड़ी जल प्रवाह प्रणाली वाली नदी है। इसकी सैकड़ों सहायक नदियां हैं दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कसाई, ये है कसाई रिवर। और दूसरी सबसे बड़ी जो हमारी है उबांगी, ये उबांगी और कसाई दो नदियों को याद रखिएगा, इसकी सहायक नदियों को। बाकी कांगो नदी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो ये विषुवत रेखा को दो बार काटती है। ये हमारी विषुवत रेखा है, तो एक बार यहाँ काट रही है और एक बार यहाँ काटती है। और इस पे दो जलप्रपात हैं, एक है स्टैनली जलप्रपात और एक इधर है लिविंगस्टोन जलप्रपात। ये दो जलप्रपात इस पे बनते हैं। इसके अलावा इस नदी पर कई छोटी छोटी छिप्रिकाएँ पाई जाती हैं। यही कारण है कि इस पे जो छोटे छोटे जलप्रपात या छिप्रिकाएँ पाई जाती हैं, उसके कारण ये पूरे संसार का 13% बिजली उत्पादन की क्षमता रखती है। इसके मुहाने पर कांगो जायरे का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मातादी बंदरगाह, एकमात्र बंदरगाह है इसके मुहाने पर कांगो के। इसके अलावा दोस्तों इसके पश्चिम में जो हमारा है क्रिस्टल माउंटेन है और इसके पूरब में है मितुम्बा माउंटेन्स। तो इसके बाद आइए अपने दूसरे देश पे चलते हैं, अंगोला। और अंगोला के लिए चलते हैं इसके पॉलिटिकल मैप पे। तो दोस्तों ये रहा इसका पॉलिटिकल मैप और ये रहा हमारा अंगोला का क्षेत्र, ये अंगोला है। और इसमें एक चीज़ और दिखा दें, हमारी जो कांगो नदी आती है, ये कांगो नदी ये कांगो का बॉर्डर बनाते हुए, जो कांगो देश है, ये दोनों देश के बॉर्डर बनाते हुए यहाँ पे ये छोटा सा भाग, केवल इतना छोटा सा केवल भाग जो है ये सागर तट को टच करता है। इसलिए केवल यहीं पे एक छोटी सी बंदरगाह है जिसे हम माता दी बंदरगाह बोलते हैं। और इसके बाद आइए चलते हैं सीधे अंगोला पे। अब अंगोला की बात की जाए तो इसकी सबसे पहले राजधानी देख लीजिए। इसकी राजधानी कहाँ है? लुआंडा है। लुआंडा खुद एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह 1975 में किससे आज़ाद हुआ था? तो पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। और यहाँ की 80% जनसंख्या जो है खेती पे निर्भर करती है। और इस क्षेत्र में उद्योग धंधों की बात की जाए तो यहाँ पे सूती वस्त्र का कारखाना, शराब उद्योग, सीमेंट बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो बाई का पठार है इस वाले क्षेत्र में, तो बाई के पठार से जो सीमेंट का उत्पादन होता है। और ये इसी क्षेत्र में जो कीमती पत्थर हैं, ये कीमती पत्थरों के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। और समुद्री सीमा होने के कारण, क्योंकि ये जो पूरा रीजन है हमारा, ये इसका एक बड़ी इसकी कोस्टल लाइन समुद्र से टच करती है। तो यहाँ पे जो हमारा फिशरी, यानी जो यहाँ पे ये लोग मछली भी पकड़ते हैं और उसका निर्यात भी करते हैं। तो ये रहा दोस्तों इसका फिजिकल मैप। और आप देखिए ये अंगोला का क्षेत्र है। अंगोला का क्षेत्र में ये बाई का पठार है, बाई प्लेट्यू। इसके अलावा दोस्तों ये जो बाई प्लेट्यू है, यहाँ पे देखेंगे तो ये नदी एक इधर आ रही है, एक नदी इधर जा रही है, एक नदी इधर जा रही है, इधर, ये चारों तरफ इससे नदियाँ निकल के होती जाती हैं। तो यह किस तरह का अपवाह पैटर्न होता है? तो इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय अपवाह पैटर्न, यानी सेंट्रीफ्यूगल अपवाह। इसके अलावा जैसे जो हमारा ये कांगो बेसिन थी, तो कांगो बेसिन एक तस्तरी नुमा घाटी है। तो जो इसमें नदियां हैं ये ऊंचे पठारों के क्षेत्र से ये इधर आ रही हैं, चारों तरफ से ये नदियां इधर आ रही हैं। तो यह किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न दर्शाती है? तो यह दर्शाती है अभिकेंद्रीय ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, जो हमारी कांगो बेसिन है वो अभिकेंद्रीय ड्रेनेज बेसिन है और जो हमारा बाई का प्लेट्यू है वो अपकेंद्रीय ड्रेनेज बेसिन है। ठीक है, यहाँ से नदियाँ चारों तरफ जाती हैं। तो आइए दोस्तों सीधे चलते हैं हम जाम्बिया पे। और ये रहा जाम्बिया का पॉलिटिकल मैप और ये रहा हमारा देश जाम्बिया। तो आइए पहले हम जाम्बिया की राजधानी देख लेते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका पड़ती है। और दोस्तों जाम्बिया का पूर्व नाम क्या था? तो उत्तरी रोडेशिया। ये जाम्बिया में तांबे, सीसा, जस्ता की खान भी है और यहाँ के जो 99% लोग हैं निग्रो समूह के लोग हैं। इसके बाद आइए इसके हम सीधे चलते हैं फिजिकल मैप पे। ये रहा हमारा फिजिकल मैप जाम्बिया का और मैं इसको थोड़ा सा चिन्हित कर देता हूँ। ये इस वाले क्षेत्र से लेते हुए इस वाले क्षेत्र को इस तरह से है ये। तो इसमें देखा जाए दोस्तों तो ये जो है मुसिंगा माउंटेन्स इसके उत्तर पूर्व में पड़ता है और यहाँ पे एक झील है। तो ये जो झील है दोस्तों इसको बोलते हैं लेक एम्बेरू। इसके अलावा दोस्तों जाम्बिया में एक जाम्बेजी नदी पड़ती है। जाम्बेजी नदी का उद्गम इसी से है। तो साथ में ही हम जाम्बेजी नदी के बारे में भी जान लेते हैं। जाम्बेजी नदी ये बहुत ही प्रमुख नदी है और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए जाम्बेजी नदी के बारे में जानते हैं। जाम्बेजी नदी का उद्गम जाम्बिया से ही है, जाम्बिया के उत्तर वाले क्षेत्र से। और ये अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी नदी है और इसकी कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, यानी गंगा के करीब, जो हमारी भारत में है। और इसके बाद अगर इसके डेल्टा की बात की जाए तो इसका डेल्टा कहाँ है? मोजाम्बिक चैनल में पड़ता है, यानी हिंद महासागर में। ये मोजाम्बिक देश है हमारा, ये जो दिख रहा है।
इसके बाद दोस्तों इस पे देखिए एक वाटरफॉल है जो बहुत फेमस है, विक्टोरिया वाटरफॉल। ये परीक्षा में पूछा भी गया है कई बार। तो विक्टोरिया वाटरफॉल किस नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे है। और एक झील है करीबा झील, तो करीबा झील भी यहीं है। और इसके बाद जो झील है, झील को बना दिया गया है डैम, तो करीबा झील, और यहीं पे एक बना दिया गया बांध, तो ये करीबा बांध भी यहीं पे है और करीबा झील भी यहीं पे है। तो आइए दोस्तों पहले आपको हम दिखाते हैं विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स आप इस वीडियो में देखिए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं पूरा विहंगम दृश्य विक्टोरिया फॉल्स का, ये यहाँ पर। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये हमारी जाम्बेजी नदी है और ये विक्टोरिया फॉल है। ध्यान से देखिए इसको। तो ठीक है दोस्तों, ये विक्टोरिया फॉल को आपने देख लिया, तो चलिए चलते हैं इसके दूसरे वीडियो में। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा करीबा झील है हमारी, और ये करीबा डैम यहाँ बना हुआ है इस वाले क्षेत्र में। इसको देखिए ध्यान से, कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। और ये हमारी जाम्बेजी नदी आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पे। तो दोस्तों ये रहा सेंट्रल अफ्रीका हमारा। इसमें जितने भी तथ्य बताए गए सभी को ध्यान रखिएगा। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बाकी जो बचा पार्ट है हमारा दक्षिण अफ्रीका का भाग और पूर्वी अफ्रीका का भाग, और इसके बाद जितने भी इसमें सारे तथ्य हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, सब कुछ बताना है। क्योंकि ये जो दो रीजन हैं, ये रीजन और ये रीजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है। इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न ये इन्हीं 3 क्षेत्रों से बनते हैं। तो इस वाले क्षेत्र की हमने चर्चा कर दी है, इधर की पूरे रीजन की चर्चा कर दी है। बाकी बस ये 2 रीजन बच रहे हैं, इसकी चर्चा कर दूंगा। और इसके बाद जो इसके छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे कि हमारा ये मेडागास्कर बचेगा, और जो छोटे छोटे यहाँ पे द्वीप बचेंगे इस वाले क्षेत्र में जो द्वीप हैं, और जो यहाँ की जलधाराएं हैं और यहाँ की जो जलवायु वगैरह है, सब कुछ इसके बारे में चर्चा करना रहेगा। तो वो भी एक बड़ी वीडियो होगी, क्योंकि ये वाला क्षेत्र जो है ये बहुत ही इसमें रहस्य की चीज़ें हैं, तो उसको देखना मत भूलिएगा। तो इस तीसरे पार्ट का जो वीडियो आएगा उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।